नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग सगी बहनों की हत्या के बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया था और इस घटना से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि लखीमपुर में आखिर अब ऐसा क्या हुआ है। तो मामला ये है कि 2 नाबालिग लड़कियों के शव जो हैं वो पेड़ से लटके हुए मिले। पहले लड़कियों से दोस्ती की लड़कों ने, उसके बाद बलात्कार और फिर हत्या। रेप और हत्या के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी लालपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका नाम है छोटू, जुनैद, सुहेल, हफीजुल, आरिफ। ये तमाम आरोपी हैं। ये कहा जा रहा है कि जो हत्या इन्होंने की है वो गला दबाकर दोनों लड़कियों की हत्या हुई है और हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कहा गया है। इनमें से 2 आरोपियों ने अपना गुनाह को कबूल किया है। इन पे धारा 302, 306 और पॉक्सो के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पोस्टमार्टम में भी रेप की बात की पुष्टि हुई है और गला दबाने और उसके बाद लटकाने की बात जो है उसकी पुष्टि की गई है। ये सूचना निष्कासन थाना क्षेत्र पे यह प्राप्त हुई कि वहाँ 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से 1 व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपा रही है। पीड़ित बच्चियों का परिवार चाहता है कि इस मामले की और गहराई से छानबीन की जाए। इच्छा यही है कि इस पे और भी गहराई से छानबीन होनी चाहिए। हो सकता है इसमें और भी लोग हों या दूसरे भी लोग इन्वॉल्व हों जिनका नाम ना लिया जा रहा हो। 3 लोगों को इनकी जो है हमारी बुआ जी जो हैं, इनकी पत्नी जो हैं वो पहचानती हैं, लेकिन जो 2 नाम अदर जो है आए हैं निकल करके वो कौन है, तो हो सकता है और भी नाम हो जो ना लिए जा रहे हों। तो इस पर गहराई से छानबीन होनी चाहिए सर। और जो पुलिस थ्योरी बता रही है, जो भी वो कह रही है कि इस वजह से ये हुआ है, क्या आप उससे मतलब इत्तेफाक रखते हैं या फिर? सर जो है जो बात कह रही है पुलिस वो भी हम भी जानना चाहते हैं कि बात जो है प्रशासन कह क्या रहा है। अगर हमारे पे कोई जो है ब्लेम लगा रहा है तो हम जानना चाहते हैं कि ब्लेम वो है क्या। नहीं, आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा। उनका ये कहना है कि उनकी दोस्ती थी उन लड़कों से और तो फिर वो इसके भी कुछ तथ्य रहे होंगे। सबसे पहले गांव मोहल्ले में परिवार को पता चलता है कि ऐसे तथ्य थे। प्रशासन शासन को तो बाद में जो है पता चलेगी। तो इसके तथ्य जो होंगे तो हमें भी जो मिलने चाहिए, जिससे हमें तो पता चले कि हमारे घर के तथ्य थे क्या। तो इस घटना को लेकर विपक्षी दल सरकार पे सवाल कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि विपक्षी नेता इस पर राजनीति ना करें। देखिए, जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है। वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो जरूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। जैसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कानून का राज था, है और रहेगा। फिर सवाल यही उठता है आलोक के एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जो सजाएं होती हैं वो मिसाल तो बन नहीं पा रही। जो अब कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ऐसी कड़ी सजा होगी कि मिसाल बनेगी, पर यही अफसोस है कि ये मामला पहला नहीं है। इसके पहले भी मामले हुए हैं। मामला उन्नाव का भी है, मामला हाथरस का भी है। तो कहीं कोई सजा जो है वो मिसाल बन नहीं पाई है, तो सवाल तो उठेंगे। इस मामले में आप वहां ग्राउंड पे क्या पा रहे हैं?
जी, 2-3 चीज़ें हैं जिनकी मैं अपडेट आपको दे सकता हूँ। एक ये कि अभी पिछले 5 मिनट के अंदर परिवार क्रिमेशंस करने के लिए मान गया है। इसके पहले जैसा कि हम सुन भी रहे थे, परिवार उतना संतुष्ट नहीं था, लेकिन प्रशासन से वार्ता चली और उसके बाद प्रशासन ने एडिक्वेट फाइनेंशियल हेल्प प्रॉमिस की है और ये भी कहा है कि ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। इन दोनों एश्योरेंसेस के बाद परिवार मान गया है क्रिमेशंस करने का, तो ये पहला अपडेट है। दूसरा, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इस केस में एक्शन त्वरित हुआ है, ये भी शायद हमें मानना पड़ेगा। कल रात की घटना है और आज सुबह तक सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी जैसा कि आपने कहा, द प्रूफ ऑफ द अर्नेस्टनेस ऑफ द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्या करना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, वो शायद उसमें होगा कि वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस ट्रायल को ला पाएँ और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलवा पाएँ। पुलिस कप्तान का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल जो उनके पास प्रूफ है वो कन्फेशंस एक्सेट्रा के हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि और किस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस केस को जल्दी आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम गांव की तरफ भी गए थे और गांव में फ़िलहाल गम का माहौल है और जो बॉडीज़ थी दोनों लड़कियों की वो करीबन 4 साढ़े 4 बजे या 3 साढ़े 3 बजे एक्चुअली गाँव में लाई गई और तब से वो गाँव में थीं और वहाँ पर काफ़ी दुख का माहौल था। जो उनकी माता जी थी वो काफ़ी बेहोश भी हुई थी पहले और उन्होंने ये कहा कि मतलब वो चाहती हैं कि जस्टिस हो इस केस में और परिवार ये भी कह रहा था कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो अक्यूज़ हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ऐसा होगा, तो अब देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ दिनों में क्या होता है। जी, तो आपने ये ताज़ा जानकारी दी है कि वो क्रिमेशन के लिए जो है तैयार हो गए हैं परिवार के लोग चाहते हैं कि जो शिनाख्त हुई है, पहचान हुई है, उसके आगे बढ़ के गहराई से जांच हो। धन्यवाद आपका आलोक। और सवाल यही उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना जो है ये पहली नहीं है। खास करके इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है उत्तर प्रदेश में कि बहुत यहाँ पे कानून का राज है। तो जब कानून का राज है तो इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों खबरों में आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हाथरस में इससे पहले एक मामला आया था जिसमें कि एससी समुदाय की लड़की से रेप और मर्डर हुआ था। उन्नाव में एक नर्स के साथ गैंग रेप और हत्या। हाथरस, उन्नाव, ये तमाम नाम आप लोगों को भी याद होंगे इन वजहों से। प्रयागराज में 18 साल की छात्रा से गैंग रेप और हत्या। आजमगढ़, नोएडा में युवती ने फांसी लगाई थी, पुलिस वाले पर रेप का आरोप। गाजियाबाद में 2 बच्चियों का अपहरण। तो ये तमाम उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सीमा समृद्धि जो बीएसपी नेता हैं, वकील हैं, विवेक कुमार श्रीवास्तव नेता बीजेपी, नाहिद लारी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में जो आज अब खबर आई लखीमपुर खीरी से बेहद अफसोसनाक है। आप सोचिए कि एक परिवार की 2 बच्चियां, 2 सगी बहनें, इनके साथ इस तरह की घटना होती है, इस तरह का हादसा, और राजनीति उसके ऊपर तो खैर होगी ही होगी, लेकिन ये सवाल उठते हैं विवेक जी कि ये पहली घटना नहीं है, तो किस तरह से डिप्टी सीएम हो या कोई भी कह सकता है कि कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, ऐसी सजा देंगे कि मिसाल बने। पहले भी घटनाएं हुई हैं, ऐसी सजाएं मिली नहीं अब तक कि मिसाल बने। इस तरह की घटनाएं, बलात्कार, उसके बाद मारना, उसके बाद शव को पेड़ से लटकाना, क्या कहेंगे आप? देखिए नगमा जी, इस तरह की जो घटनाएं हैं जघन्य से जघन्यतम की श्रेणी में आती और प्रायः देखा गया है कि इस तरह के अपराधों को वही लोग कारित करते हैं जो परिवार के पहले से संपर्क में होते हैं। कोई बाहरी आदमी इस तरह के अपराधों में सीधे तौर पर परिवार कह रहा है कि हमें ये तथ्य कहाँ है, आप लोगों को कैसे पता कि परिवार के संबंध थे? परिवार कह रहा है हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं। जो छोटू इसमें पहला आदमी जो आया है प्रकाश में, जो गिरफ्तार हुआ है, उसके से संबंध बताया जा रहे हैं। बहुत चीजें अभी जांच के दायरे में नगमा जी, उसमें मेरे द्वारा कुछ कहा जाना अभी जांच को प्रभावित करने की स्थिति हो जाएगी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत चीजें जांच के दायरे में। लेकिन प्रायः इस तरह के अपराधों में जो देखा जाता है कि परिचित लोग भी पहले निकल। देखिए, बात ये नहीं है कि परिचित हो या अपरिचित हो, अगर सजाएं मिले ऐसी कि सजा नजीर बने या मिसाल बने तो लोग सोचेंगे इस तरह का कर्म करने के पहले। और ज्यादातर मामले जो हुए हैं उसमें या तो एससी या ओबीसी गरीब वर्ग के लड़कियां खास करके इसमें निशाना बनी हैं, तो ये डर ही नहीं रहता कि कुछ होगा इसके आगे। नाहिद लारी खान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की राज में हो रहा है, पहले भी ये हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकारें कोई भी बदलें।
नगमा जी, लखीमपुर में जिस प्रकार से दो सगी नाबालिग बहन जो दलित समाज से थी, उनके साथ जो घटना हुई है, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उनकी हत्या हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। यूपी में महिलाएं डरी, सहमी और थर्राई हुई हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। रोज महिला और बच्चों के साथ जघन्य अपराध हो रहे, दिल दहलाने वाली घटनाएं हो गई हैं। आप ये समझिए कि माने सुप्रीम कोर्ट का दिल रो पड़ा, दिल पसीज गया देखकर कि महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी दयनीय है कि उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एनसीआरबी और राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि महिला उत्पीड़न के केसेस के मामलों में और पॉक्सो केसेस में, एसिड अटैक के केसेस में यूपी नंबर 1 है। यहां तक एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि दलित और पिछड़ों के साथ उत्पीड़न के मामलों में यूपी नंबर 1 है। यूपी तमाम गलत वजहों से नंबर 1 है। विवेक जी, आंकड़े बता रहे हैं ये। देखिए, आंकड़ों का गलत उल्लेख कर रही है सारी जी। 6.2% की महिलाओं के प्रति अपराध में 2019 से 2021 के बीच में कमी दर्ज की गई है। एनसीआरबी के यही आंकड़े बता रहे हैं। फिर से पढ़ाए एनसीआरबी के आंकड़े। देखिए, जो अभी केशव जी ने कहा कि कानून का राज था, है, रहेगा। एक भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। उसको पकड़ करके न्यायालय की दहलीज तक ले जाने का काम हमारे पुलिस प्रशासन का वो अब कर रहे हैं। ठीक है, सीमा समृद्धि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीएसपी नेता और वकील हैं। सबसे पहले तो बहुत अहम मामलों में ये वकील रही हैं, इस तरह के मामलों में। सीमा जी, उत्तर प्रदेश जो है एक आंकड़ा बताता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, एसिड अटैक के मामले हो, उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल बहुत अग्रिम कतार में खड़ा हुआ है। लेकिन जाहिर है कि सरकार अभी से इनकार करती है, पर स्थिति क्या है इन महिलाओं के खिलाफ अपराध को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है? नगमा मैम, कल 14 सितंबर थी। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक बिटिया के साथ गैंगरेप करके मर्डर किया गया था। और कल ही वो 14 सितंबर थी जब 2 बेटियों को रेप करके पेड़ पर टांग दिया गया। ये टांगना और रात में फोर्सफुली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी का तेल डाल करके एक दलित समाज की बेटी को जला देना, ये मैसेज देना है बीजेपी सरकार का कि हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम फेवर में नहीं। ये बात मैं आपके चैनल से कह रही हूं मैम, क्योंकि अगर हम हाथरस गैंग रेप मर्डर केस की बात करें, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा, तो इनसे सवाल है कि 2 साल में इस पीड़िता को आप न्याय क्यों नहीं दिलवा पाए? आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था कि केस को फास्ट ट्रैक होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 साल लगता है और अभी तक ये पता नहीं कि कब तक निर्णय आएगा, आप कैसी सजा दिलाएंगे? तो लोग के हौसले ऐसे ही बढ़ेंगे। आपकी मंशा नहीं है बेटियों को न्याय मिले, और 2 बेटियों को वहां पर टांग दिया गया। और बीजेपी के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं कि परिचित थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो भी लोग एक दूसरे को जानने वाले हैं वो परिचय में हैं, तो कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको आप जस्टिफाई विवेक जी, आपका जवाब। मेरा भी यही सवाल था आपसे पहले कि परिचित होना या परिचित नहीं होना, इससे क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये होता है कि आपके पास लाइसेंस है कि आप बलात्कार करें और जान से मार दें? सजा नहीं होती है, जैसा अभी सीमा समृद्धि ने बताया, तो लोगों का हौसला अपराधियों का बुलंद होता है और महिलाओं का हौसला पस्त होता है कि कुछ होगा नहीं इस मामले में। देखिए नगमा जी, परिचित से मेरा आशय ये था कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाले लोग नहीं है। ये लुके छुपे ढंग से इस तरह के अपराध नहीं, वो इसलिए है क्योंकि सजा का डर नहीं है सर। जैसा अभी पहले बताया सीमा समृद्धि ने कि पुराने मामलों में क्या सजा हुई है, क्यों नहीं न्याय मिला, इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं नगमा जी उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अपराधी को पकड़ करके न्यायालय की दहलीज तक ले जाने का काम ये हमारे पुलिस प्रशासन का है, और वो हम बखूबी करें। एक भी अपराधी कोई खुलेआम आपको कहीं घूमते दिखे तो आप बता सकते हैं। इन मामले में क्या हुआ जो अभी सीमा समृद्धि जिस मामले को उठा रही है? सीमा, आप हाथरस के मामले की बात कर रही हैं? यस मैम, एक और चीज उन्नाव केस में जो बिटिया के साथ कुलदीप सेंगर ने रेप किया था, उस केस में पुलिस कस्टडी में उस बिटिया के फादर का मर्डर किया गया। हम कैसे आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस पर भरोसा कर लें? आपका सिटिंग MLA रेप कर रहा है, पुलिस कस्टडी में उस बेटी के जिसके साथ रेप हुआ उसके फादर का मर्डर हो जा रहा है, रोड पर उस बेटी के उसके वकील का एक्सीडेंट हो। तो जो पिछले मामले हैं उनमें न्याय कहाँ मिला है विवेक जी? उत्तर प्रदेश सरकार जस्टिस नहीं दिला पाई, वो मैटर सजा हुई तो दिल्ली आकर के हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो।
जो भी इस तरह के अपराध नहीं बख्शा नहीं जाता तो अभी इस मामले में इंसाफ कहाँ हुआ है, यही तो पूछा जा रहा है आपसे। नाहिद लारी खान भी बोलना चाह रही है इसमें कुछ। नाहिद आप बताइए। नगमा जी, रेपिस्टों को रिहा करने और उनको संरक्षण देने वाली पार्टी और विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आशा बापू के आशीर्वाद लेने वाली पार्टी आरएसएस और बीजेपी की सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि महिलाओं के प्रति ये संवेदनशील हो। अरे उत्तर प्रदेश का तो ये आलम है कि यहाँ थानों में सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा रक्षक भक्षक बने हो। चाहे आप ललितपुर का घटना ले लीजिए, चाहे चंदौली, चाहे कन्नौज की घटना ले लीजिए। अभी देखिए मुरादाबाद में एक युवती ने तेजाब पी लिया क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही थी। और आप ये समझिए हर रामनगरी अयोध्या की तो स्थिति भयावह है। 8 महीने में 155 महिलाओं का किडनैप हो गया है और 81 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है। और मथुरा, कृष्ण नगरी मथुरा का आलम देखिए, अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक दलित समाज की महिला के साथ पहले रेप किया, सामूहिक रेप किया और फिर उसके ऊपर उसके पैरों पर मोटरसाइकिल चला दी कि उसके पैर काटने पड़े। यहाँ तक आप समझिए संगम नगरी प्रयागराज में की स्थिति कितनी झकझोर देने वाली थी कि एक दलित समाज की नाबालिग बच्ची के साथ पहले रेप किया और उसके परिवार के सारे 4 सदस्यों के साथ जो है नरसंहार कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह। यहाँ तो विवेक जी, क्या इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि महिलाएं बच्चा किसी की कीमत पे खाने ना जाए? ये तो गवर्नर ठीक है, विवेक जी का जवाब सुन लीजिए। नाहिद, विवेक जी आप इस पर भी कह सकते हैं कि कानून कोई बख्शा नहीं जाएगा, कानून का राज है, क्या हो रहा है? मेरी जो नाहिद लारी की बहन है जो अयोध्या में 155 महिलाओं की किडनैपिंग का आंकड़ा दे रही है, मुझे नहीं जानकारी कि आंकड़े कहाँ से लेके आते हैं। ऐसे कोई आंकड़े मेरे संज्ञान में नहीं है। इस तरह के आंकड़े इसका कोई दूध रहा हो नहीं बात कार्रवाई कोई नहीं है। कोई ऐसा अभियोग बता दे जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ हो, अपराधी खुलेआम घूम रहे हो। कोई अभियुक्त अगर हमारी सरकार में खुलेआम घूमता आपको मिले तो आप बता दें, उसे कलम करवा देते हैं। लेकिन कोई एक भी अभियुक्त आके नहीं बता पाएंगे कि फला मामले में अभियुक्त है और ये खुलेआम घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीमा जी बताना चाहती हैं, सीमा जी बताना चाहती हैं, सुन लीजिएगा विवेक जी एक बार ध्यान से कि किन मामलों में अभियुक्त घूम रहे हैं। सीमा समृद्धि। नगमा मैम, पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा बिल्कुल बानो केस में गुजरात सरकार ने छोड़ा है उन 11 अपराधियों को जो खुलेआम गुजरात सरकार घुमा रही है, बीजेपी सरकार घुमा रही है। पूरे विश्व ने देखा कौन सी आपकी रेमिशन पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आपने बिल्कुल बानो के अपराधियों को छोड़ा है। जवाब दे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है ना गुजरात सरकार की है। आप उनको रेपिस्ट को, मर्डरर को आप बाहर छोड़ करके ला रहे हैं और फूल मालाएं चढ़ाई जा रही है। देश की 49% महिलाओं की आबादी, उनके दिल से पूछिए, उनके हाथ रख करके कि आज क्या विवेक जी आपने कहा कहाँ पे घूम रहे हैं लोग खुलेआम लोग? बिल्किस बानो का मामला तो दुनिया भर में चर्चा में रहा, वहां पे कैसे न सिर्फ घूम रहे हैं, स्वागत किया गया था उनका। नगमा जो 20 साल जेल काटने के बाद की अपील पे उनको मिला है, वो बाकायदा एक समिति ने उनको सजा मुक्त किया है। इसमें सरकार कहां से आ जाती है? सरकार आई है क्योंकि वो समिति में जो सुनिए देखिए, मैं अभी जब नाहिद लारी खान जी ने बोला 155 आंकड़ा, आपने कहा आपके पास आंकड़े नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ गुजरात सरकार की जो रेमिशन पॉलिसी है उसमें ये प्रावधान है कि मर्डर और रेपिस्ट को 14 साल अगर वो जेल की सजा काट रहा है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। यही सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वो कमेटी ये कैसे रिकमेंड कर सकती है कि लोगों को छोड़ा जा सकता है, जबकि आपकी पॉलिसी ही ये कह रही है कि रेप और मर्डर को नहीं, विवेक जी इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको ये मानना चाहिए या सरकार को ये मानना पड़ेगा कि ये चुनौती है जब महिलाएं, खास करके दलित समाज की महिलाओं पे बार बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो ये चुनौती है और ये सवाल उठेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है वो इस तरह की स्थिति में क्यों है, महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं और क्या सजाएं मिली हैं कि लोग जो अपराधी हैं उनके हौसले अभी भी इतने बुलंद हैं। तो ये सवाल तो जरूर बना रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं आप विवेक जी? हम लोग किसी महिला के प्रति नजरिए से नहीं देखते। महिला के प्रति अपराध हुआ है, महिला के प्रति अपराध हुआ कि संपूर्ण समाज के प्रति अपराध है, उस पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी अभियुक्त अगर आपको उत्तर प्रदेश में अपराध करने के बाद घूमता दिखे तो आप बताएं। सारे मामलों में सरकार ने कार्रवाई की, अभियुक्तों को न्यायालय की दहलीज तक पहुंचाया है। आगे सजा जुडिशियल प्रोसेस में सरकार का नहीं होता। और विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम का आशीर्वाद आपके बड़े नेता लेते, तो आखिर ये क्या मैसेज जा रहा है
समाज में? जब रेपिस्टों को आप लोग रिहा कर रहे हैं, ठीक है, ये सोचना होगा कि समाज में संदेश क्या जाता है, क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश जो है इस समय, उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों का प्रदेश बना है और सवाल तो उठेंगे, एक के बाद ये घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद शराब घोटाले, दिल्ली में शराब घोटाले के नए स्टिंग पर छिड़ा है संग्राम। और दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने अब एक और स्टिंग जारी किया है। लगातार आम आदमी पार्टी पर शराब पॉलिसी को लेकर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का वीडियो दिखाकर केजरीवाल सरकार पर एक बार फिर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि स्टिंग से पता चलता है कि केजरीवाल सरकार ने खुद कमीशन तय करके अपने लोगों को इसमें फायदा पहुंचाया है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल हमेशा स्टिंग पर कार्रवाई करने की बात करते आए हैं, तो अब इस स्टिंग पर एक्शन लेकर दिखाएं। वहीं मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ये स्टिंग सीबीआई को जाकर दे दे। डायरेक्ट कैश कलेक्शन उन्होंने शराब के बड़े बड़े ठेकेदारों से लिया, होलसेलर से लिया, और उनको बाद में व्हाइट में फायदा कराया। तो जो स्टिंग आया है, ये स्टिंग ये पूरा दर्शा रहा है कि स्टिंग मास्टर जो ये कहते थे कि कोई भी स्टिंग आएगा भ्रष्टाचार का, हमारे पास स्टिंग ले आना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये स्टिंग आ गया है, और कोई ऐसे व्यक्ति का स्टिंग नहीं है। जो एक्यूज नंबर 9 है, उनका खुद का कहना है, सारी आपकी पोल पट्टी खोली है, तो आप ये बताइए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर आप कार्रवाई कब करेंगे, उनको बर्खास्त कब करेंगे? सीबीआई को कुछ नहीं मिला, इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए, और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। गोवा में कल हुए बड़े राजनीतिक उलटफेर में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जल्द ही इन विधायकों को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मिलेंगे। एनडीटीवी से खास बातचीत में प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस के 8 विधायक बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त गोवा में हैं, और गोवा में क्यों है, क्योंकि गोवा में कल एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस का पूरा विधायक दल ही बीजेपी में शामिल हो गया है, और इसको शामिल कराया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने। प्रमोद सावंत जी एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं बात करने के लिए। प्रमोद जी, आप लोग बड़ा कंफर्टेबल सरकार चला रहे थे, 25 विधायक हैं, क्यों आप लोगों को कांग्रेस के 8 विधायकों की जरूरत पड़ी? कांग्रेस के 8 विधायक आने के लिए तैयार थे, और माननीय मोदी जी इतना अच्छा देश भर में काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे गोवा में इतने बढ़िया काम डबल इंजन की सरकार से हो रहा है, तो वो आना चाहते थे, तो हमने उनको कहा कि वेलकम किया। और वो भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही है, पिछले 10 सालों में इतना बड़ा इवेंट उन्होंने किया नहीं, और ऐसे वक्त में आपने यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन कमल कर दिया। यहाँ से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो गई है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे थे, मुझे लगता है कि गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, क्योंकि जो कोई बचे बुचे कांग्रेस के छोटे मोटे लीडर्स हैं वो भी अभी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, और वो सभी राष्ट्र हित में इधर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज कोई अच्छी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिनके पास लीडरशिप ही नहीं रही है तो कोई रहता नहीं है। क्योंकि जिस पार्टी की अभी आप देखो कि उनके कितने कम नंबर से एमपीज बचे हैं,
तो फिर डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2024 तक जो बचे कुछ कोई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता लोग हैं, वो सभी लोग कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गोवा से हुई है। सर 3 विधायक क्यों रह गए? उनको नहीं अप्रोच किया आप लोगों ने कि पूरी की पूरी पार्टी खत्म कर लेते हैं आप लोग? फिर 3 विधायक बचे, उनके 8 विधायक तो चले गए। हमने पहले भी कहा है कि वो खुद होके विदाउट एनी कंडीशंस भारतीय जनता पार्टी को जुड़े हैं, तो उनके बीच में कुछ डिस्कशंस उनको बुलाए नहीं होंगे, इसलिए बचे होंगे। सर क्या कुछ प्रॉमिस किया है कि दिगंबर कामत, माइकल लोबो को आप लोग मंत्री बनाएंगे? कुछ प्रॉमिसेस हुए होंगे। जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि विदाउट कंडीशन आए हैं, पर आप मुख्यमंत्री हैं, आप फेस हैं यहाँ पर बीजेपी का, तो क्या कुछ आगे देखेंगे कि ये इनमें से जो बड़े नाम हैं वो आपके मंत्रिमंडल में आपके साथ काम करेंगे? दिगंबर कामत एक्स चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, तो वो विदाउट एनी कंडीशंस वो पार्टी में जुड़े हैं। इवन दो द माइकल लोबो, बाकी सभी, जो मैं कहता हूं कि उन्होंने कौन सी भी कंडीशन नहीं डाली, डायरेक्टली दे हैव जॉइन्ड द भारतीय जनता पार्टी। सर क्या आप ये जो 8 विधायक हैं आपके साथ दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जा रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप से मिलेंगे आप लोग, उसके बाद कुछ तय होगा आगे कैसे सरकार में इंडक्ट करना है? आपने अभी बोल रहे हैं कि बिना कंडीशन के आप आए, और सुबह आज गवर्नर से भी मिले हैं, आप कह रहे हैं कोई रूटीन मीटिंग थी, और पॉलिटिक्स में रीड बिटवीन द लाइन्स होता है। मैं जो अभी नए लोग हमें जुड़े हैं उनको, हाँ दिल्ली तो जाएंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ, यानी PM HM अध्यक्ष इनको मिलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ रीशफलिंग वगैरह कुछ नहीं है। गवर्नर साहब के साथ मेरी शेड्यूल्ड मीटिंग थी, उसी लिए मैं मिलने गया था। अभी भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि दिल्ली वगैरह उनको मिलने के लिए PM साहब, HM और अध्यक्ष के लिए होगा, लेकिन वैसे रीशफल या बाकी कुछ नहीं है। सर आखिरी सवाल, कांग्रेस आप पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है हमारे विधायकों को पोचिंग कर लेती है, चुनाव से पहले वो उनको क्रिटिसाइज करती है। माइकल लोबो आपको करप्ट कहते थे चुनाव से पहले, आपने कल उनको इंडक्ट कर लिया। अब ये लोग कहने लग गए हैं कि बीजेपी जो है कांग्रेस मुक्त बनाते बनाते कांग्रेस युक्त होने लग गई है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि उन लोगों को वहाँ, माइकल लोगों को वहाँ जाने के बाद पता चला है कि इस देश को एक ही विकल्प है, विच इज भारतीय जनता पार्टी। इस देश माननीय मोदी जी चला सकते हैं। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकती है, ये उनको पता चला है, उनके समझ में आ गया। बाकी लोगों को भी कला, जिस तरह से माननीय मोदी जी देश भर में काम कर रहे हैं, नव भारत का सपना जो देश के लिए दिखा रहे हैं, तो सभी लोग यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। सर ऑपोजिशन तो बचा ही नहीं आपके सामने। कहते हैं लोकतंत्र में स्वस्थ ऑपोजिशन बहुत जरूरी होता है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आपके पास तो विपक्ष है ही नहीं, 2 विधायक इधर हैं, 2 विधायक उधर हैं, अब ज्यादातर तो सब बीजेपी में आ गए आपके पास। जी नहीं, बिल्कुल अपोजिशन में भी 3-3 पार्टियां हैं, बाकी जो पार्टियां हैं वो अपोजिशन, हाँ वो 2-2 विधायक हैं, लेकिन वो अपोजिशन का काम करें, यानी सक्षम अपोजिशन रहना भी लोकशाही में बहुत जरूरी है। थैंक यू। NDTV से बात करेंगे तो प्रमोद सावंत जी, उनका कहना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां हैं फिलहाल उनका कहना है कि जो विधायक आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और उनको काम देख करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। गोवा से अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि अगर 2024 में केंद्र में विपक्ष की सरकार बनी तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हम तो शुरू से कर रहे हैं, छोड़े थोड़ी विशेष दर्जा की मांग तो निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे, सारा कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे, जब भी कोई मीटिंग होती रही पट्टा यूनिवर्सिटी के लिए हम नहीं मांगे उनके सामने, तो खर्च चलिए ना। सब मुख्यमंत्री जी मेन अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए। तो 5 की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।